नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। भारत की संसद में हाल ही में पास हुए न्यूक्लियर एनर्जी बिल में अब अमेरिका की गहरी दिलचस्पी देखने को मिली है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच इस मुद्दे पर लंबी बातचीत हुई। दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर सहयोग को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने पर चर्चा की। यह वार्ता ऐसे समय में हुई है जब चीन लगातार इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। अमेरिका ने इस बातचीत को भारत के साथ साझेदारी की दिशा में अहम कदम बताया है। दोनों देशों ने कहा खुले और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने मंगलवार को कहा कि अब कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में सरकार बनाने से नहीं रोक सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ने राज्य को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया है। अरालिया कम्युनिटी हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डर कमजोरी की निशानी। जो लोग कभी सीपीएम के खिलाफ लड़ते थे वे अब उसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये सब लोगों के डर और हताशा को दिखाता है जो लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। शाह ने कहा हमारे पास लोकतंत्र है, लोग जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी रुकने वाली नहीं। नए साल की शुरुआत में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 से 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की। अब 7वें वेतनमान में भत्ता 55% से बढ़कर 58% और 6वें वेतनमान में 252% से बढ़कर 257% कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण को सम्मान देने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य प्रशासन हमारी शासन व्यवस्था की रीढ़ है और उनका कल्याण हमारी प्राथमिकता है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। महाकुंभ में अपने धार्मिक विचारों और बयानों से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने एक नया फैसला किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो जारी कर कहा है कि अब वह धर्म के मार्ग पर चलना पूरी तरह बंद कर रही हैं। हर्षा ने कहा मैं अब अपने पुराने काम पर लौटूंगी क्योंकि अब और सहन नहीं होता। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से उन्हें विरोध, अपमान और झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा। उनके अनुसार उन्होंने धर्म के रास्ते पर ईमानदारी से चलने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने केवल नफरत दी। अब उन्होंने संकल्प लिया है कि आगे से वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। प्रयागराज के माघ मेले में बुधवार शाम एक बार फिर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग संगम लोअर स्थित ब्रह्माश्रम शिविर में लगी, जिससे 2 टेंट जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सौभाग्य से किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इससे पहले मंगलवार को भी सेक्टर 5 में ऐसी ही आग लगी थी, जिसमें 15 टेंट जल गए थे। मेला प्रशासन ने कहा है कि आग के कारणों की जांच की जा रही है और सुरक्षा बढ़ाई गई है। अमेरिका ने एक बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए 75 देशों के नागरिकों की वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। यह कदम सुरक्षा जांच को और सख्त करने और आवेदकों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया की समीक्षा के लिए उठाया गया है। यह रोक 21 जनवरी से लागू होगी और अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जब तक नई सुरक्षा व्यवस्था पूरी नहीं होती, यह निर्णय बरकरार रहेगा। रूस, ब्राजील और कई एशियाई देशों के नागरिक इस सूची में शामिल हैं। यह फैसला अमेरिकी वीजा नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिससे वैश्विक यात्रियों पर असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 27 दिनों से स्लॉटर हाउस विवाद को लेकर बवाल मचा हुआ है। नगर निगम के सहयोग से चल रहे स्लॉटर हाउस में गोमांस मिलने की खबर के बाद संग्राम छिड़ गया। मुस्लिम संगठनों ने इस मामले में सीबीआई जांच और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। 17 दिसंबर को पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा था, जिसमें 26 टन गोमांस होने का शक जताया गया था। ट्रक नगर निगम के स्लॉटर हाउस से निकला था, जो पीपीपी मोड पर संचालित होता है। मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और समाज में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारतीय सेना और पंजाब नेशनल बैंक ने अपने एमओयू को अगले 3 सालों के लिए बढ़ा दिया है। इस समझौते के तहत सैनिकों और उनके परिवारों को 1 करोड़ का पर्सनल इंश्योरेंस कवर मिलता रहेगा। ये साझेदारी अब 2029 तक जारी रहेगी और रिटायर्ड जवानों को भी इसका लाभ मिलेगा। सेना ने कहा कि यह कदम उनके जवानों की भलाई और वित्तीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पीएनबी ने कहा देश की सेना को सहयोग देना हमारे लिए गर्व की बात है। यह समझौता डिफेंस फोर्स वेटरन्स डे के मौके पर नई ऊर्जा के साथ साइन किया गया। इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात युद्ध जैसे हो गए हैं। इजराइल का आधिकारिक विमान विंग ऑफ जायंट देश से बाहर निकल गया है, जो गंभीर संकेत माना जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यह विमान पहले भी ईरान संघर्ष के दौरान बाहर भेजा गया था। इस बार विमान नेवातिम एयरबेस से उड़कर भूमध्य सागर की ओर रवाना हुआ। इस कदम को संभावित हमले की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ घंटों में हालात और तनावपूर्ण हो सके।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 की शुरुआत की। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान लोगो, टॉर्च, एंथम और मैस्कॉट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश अब स्पोर्ट्स का नया हब बन चुका है। 13 से 31 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन में लगभग 1.5 लाख खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस मौके पर खेल मंत्री विश्वास सारंग और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट इलाके में हुई पत्थरबाजी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने वालों की भी तलाश की जा रही है। ये मामला पिछले हफ्ते हुए दंगे से जुड़ा है, जिसमें कई लोग घायल हुए। अदालत ने कहा, कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्री परिषद की अहम बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने और उन्हें चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने को मंजूरी मिली। सरकार ने 1 जुलाई 2023 से प्रभावशील इस योजना के लिए 322 करोड़ 34 लाख स्वीकृत किए। साथ ही द्वितीय चरण के लिए 200 सर्व सुविधा युक्त सांदीपनी विद्यालयों की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई। इन विद्यालयों की क्षमता 1000 से अधिक छात्रों की होगी और अनुमानित लागत 3660 करोड़ रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा और युवाओं में निवेश राज्य के भविष्य में निवेश है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि हर परियोजना का काम तय समय सीमा में पूरा होना चाहिए। सीएम ने कहा कि जनता के काम में देरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का निरीक्षण करने के आदेश भी दिए। योगी ने कहा, सरकार जनता के विश्वास से चलती है, उसे टूटने नहीं देना है। बैठक के बाद उन्होंने मंदिर में दर्शन कर जनता से संवाद किया। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई फसल बीमा पॉलिसी की घोषणा की है। अब किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान की भरपाई सीधे डिजिटल भुगतान से मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि नई योजना से किसानों को पारदर्शिता और तेजी से राहत मिलेगी। इसके तहत ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक से नुकसान का आकलन किया जाएगा। किसानों को मुआवजा पाने के लिए अब हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह है योजना 15 फरवरी से पूरे देश में लागू की जाएगी। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप से अब यात्री स्मार्ट कार्ड रिचार्ज, लाइव ट्रेन स्टेटस और रूट सर्च कर सकेंगे। डीएमआरसी ने बताया कि यह ऐप यात्रियों को बेहतर और तेज अनुभव देने के लिए बनाया गया है। तो इसमें QR टिकट की सुविधा भी जोड़ी गई है, जिससे पेपर टिकट की जरूरत नहीं रहेगी। यात्री अब सीधे मोबाइल से गेट स्कैन कर यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह कदम दिल्ली को पूरी तरह कैशलेस ट्रांजिट शहर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और सुरक्षा दोनों में मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में महिला सहायता केंद्र खोले जाएंगे। ये केंद्र रोजगार, सुरक्षा और कानूनी परामर्श की सुविधा देंगे। महिलाओं को अब राज्य की सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी मिलेगी। सरकार ने इसके लिए 1500 करोड़ का बजट तय किया है। महाराष्ट्र में मुंबई लोकल ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया सिस्टम लागू किया गया है। रेलवे ने AI कैमरे लगाए हैं जो भीड़, चोरी या किसी संदिग्ध गतिविधि पर अलर्ट देंगे। इस सिस्टम से ट्रेन और स्टेशन दोनों जगह 24 घंटे निगरानी की जाएगी। मुंबई रेल प्रशासन ने कहा, यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। अब स्टेशन पर किसी आपात स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम को जानकारी जाएगी। यह तकनीक पूरे मुंबई रेल नेटवर्क में मार्च 2026 तक पूरी तरह लागू की जाएगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजौरी जिले में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सेना को इलाके में छिपे आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिली। कार्रवाई के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल चौकन्ने हैं। सेना ने बताया कि यह आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश में थे। ऑपरेशन में किसी भी नागरिक के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में सड़क निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य के हर जिले को 4 लेन सड़कों से जोड़ा जाएगा। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, सड़कें विकास की रीढ़ हैं और इन्हें समय पर पूरा करना जरूरी है। इस दौरान नीतीश कुमार ने कई चल रहे प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट भी देखी। परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक अलग समीक्षा सेल बनाने की बात कही गई है। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई सड़कें बंद हो गई हैं और बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। 4 धाम मार्ग पर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक बर्फबारी जारी रहने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने प्रशासन को राहत और बचाव दल तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। पर्यटकों से अपील की गई है कि वे फिलहाल ऊंचाई वाले इलाकों की यात्रा न करें।